सुप्रभातम। हमारा प्रकरण चल रहा था छंद। छंद में हमने इंद्रवज्जा भुजंग पर्यातम पढ़ लिया है, द्रुत विलंबितम छंद पढ़ लिए, गण चिन्ह क्या क्या थे इनके, गण सूत्र, यमाता, राजबान, सलगा, ये सब हमने देखा था। अगला छंद आता है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद का लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गह। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गह। इस लक्षण को तोड़ के अगर हम देखेंगे तो क्या परिभाषा आएगी इसकी, यस्य प्रत्येकस्मिन् चरणे तगणः भगणः जगणः पुनः जगणः गुरुः गुरुश्च यथाक्रमं भवन्ति। चतुर्दशं वर्णात्मकं तद्वृत्तं वसंत तिलके इति प्रसिद्धम। कहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक अस्मिन, प्रतिधन एकस्मिन, प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण फिर जगण पुनः, यहाँ पे पुनः जो आया है ये अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय। पुनः यानी कि फिर से, पुनः जगण गुरु गुरुश्च, गुरुश्च च जो आया है च, इसका अर्थ होता है और, फिर गुरु, यथाक्रमं भवति क्रम अनुसार होते हैं। चतुर्दश वर्णात्मकम 14 वर्णों का वह वृत्त, तद्वृत्त यानी 14 वर्णों का वह वृत्त वसंत तिलके इति प्रसिद्धम, वसंत तिलका नाम से प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण पुनः जगण गुरु और गुरु क्रम अनुसार होते हैं, 14 वर्णों का वह वृत्त छंद वसंत तिलका नाम से प्रसिद्ध होता है। उदाहरण, पद्माकरम दिनकरो विकची करोति। पद्माकरम दिनकरो विकची करोति। अब इस वसंत तिलका छंद में क्या करना है कि ये तो 14 वर्णों का छंद है, तो इसके वर्ण को भी हमें गिनना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है तो इस उदाहरण के जो वर्ण हैं उन्हें गिन लीजिए। पद्माकरम यानी कि 4 हो गए, दिन करो ये भी 4, विकची 3, करोति 6, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। 8 + 6 कितने हो गए? 14। यानी कि पद्माकर में 4, दिन करो में 4 वर्ण हैं, दीन करो 4 शब्द हो गए, विकची में 3 है, करोति में भी 3 है। तो 8 और 3 कितने हो गए? 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। यानी कि कितने वर्णों का छंद हो गया है? 14 वर्णों का छंद हो गया है। इसके अलावा फिर भी समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा है कि जो लक्षण दिया हुआ है इस लक्षण को भी हमें गिन लेना है कि इसमें भी 14 वर्ण हो रहे हैं या नहीं। तो गिन लेते हैं, इसमें भी 14 वर्ण। उक्ता 2 हो गए, उक्ता में वसंत तिलका ये हो गए 6, तब जा जगौ ये हो गए 5 और गह यानी कि 1। अब इनको प्लस कर दो तो 5 और 1 6, 2 और 6 8, यानी कि 8 और 6 कितने हो गए? 14। यानी कि वसंत तिलका छंद का जो लक्षण है वह उसमें भी 14 वर्ण पाए गए हैं और जो उदाहरण हैं उसमें भी 14 वर्ण बताए गए हैं। इस प्रकार से वसंत तिलका छंद 14 वर्णों वाला होता है। अब इनका जो गण चिन्ह है वो हमें किस प्रकार से लगाना है? जैसे तगण दिया है, बताया है ना, उक्ता वसंत तिलका तब जाओ जगौ गह। तब जा, त आया है तो तगण होता है, भ आया है तो भगण होता है, फिर जा आया है तो जगण होता है, फिर ज आया है जगण होता है, गौ आया है यानी कि दीर्घ गौ आया है तो वो गुरु है, और गह आया है तो वो भी गुरु है। यानी कि 2 अंत में गुरु होने चाहिए।
पहला है तगण, दूसरा भगण, फिर जगण, फिर जगण और 2 गुरुवर्ण। तो यही चिन्ह हमें यहाँ पर भी लगाने हैं। अब चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं देखिए, पद्माकरम, पद्माकरम में जो प दिया हुआ है वो ऋष्व है और ध्या दिया हुआ है वो दीर्घ है। तो ध्या जो दिया है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, पद्मा, ये द्मा इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो द आता है वो इस प जो दिया हुआ है इसमें प्लस कर देंगे। तो जब इसमें ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या चिन्ह बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। उसके बाद माँ बचाए तो माँ भी दीर्घ बनाए तो ये गुरु बन गया। क बचा है, ये ऋष्व है इसलिए लघु हो गया। र के साथ में ऊपर अनुस्वार दिख रहा है, तो इस अनुस्वार को भी र के साथ में जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी ये दीर्घ बन जाएगा। तो इस प्रकार बन गया पद्माकरम, 2 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण। दिनकरो, दिनकरो में दी है, ये ऋष्व है यानी कि छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लघु। न भी, न अकेला है इसलिए लघु, क अकेला है लघु, र में ओ की मात्रा है जो दीर्घ है, बड़ी है, इसलिए गुरु वर्ण आ जाएगा। विक्ची, विक्ची का जो वी दिया हुआ है वह ऋष्व है तो लघु वर्ण, क ऋष्व है लघु वर्ण, ची दीर्घ दिया हुआ है इसलिए गुरु वर्ण। अब करोति, करोति का क लघु, रो दीर्घ, ती जो दिया हुआ है वो ऋष्व है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि करोति का जो ती दिया है वो ऋष्व है यानी कि छोटा है, लेकिन हमें लक्षण में बताया गया है कि अंत में 2 गुरुवर्ण होने चाहिए, इसलिए विकल्प से हमें अंत में गुरुवर्ण कर देना है। तो ये 2 गुरुवर्ण हो जाएंगे। तो अब देखते हैं 2 गुरु 1 लघु यानी कि तगण, उसके बाद ये हो गया भगण, फिर हो गया जगण, फिर हो गया जगण और अंत में गुरु वर्ण हो गया। तो इस तरह से ये वसंत का छंद बनता है। अब इसी तरह से चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम, चंद्रो, चंद्रो में भी ऐसे लगेगा, चंद्रो का जो न है और र है वो च में जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा गुरु। द्र यानी कि द में ओ स्वर है तो ये भी बन जाएगा गुरु। विकासयति, विकासयति का वी है छोटा लघु, का हो गया दीर्घ गुरुवर्ण, स हो गया ऋष्व लघु वर्ण, य हो गया लघु वर्ण और ती भी हो गया लघु वर्ण। केरव चक्रवालम, के यानी कि गुरुवर्ण, र लघु वर्ण, व लघु वर्ण, च में क्री है तो ये हो जाएगा गुरुवर्ण, फिर लघु वर्ण, फिर गुरु और फिर गुरु वर्ण। ठीक है, अब इसको गिन लो आप, वर्ण गिन लेते हैं। तो वर्ण कितने हो जाएंगे, ये देखो, ये यहाँ से ये 3 को मैंने काटा है तो ये 3, फिर ये 3 को काटा, 3 और 3 6, ये 3 को काटा तो 9, 9 और 3 को काटा तो 12 और 12 और ये 2 को काटा तो 14, यानी कि 14 वर्ण हमारे कंप्लीट लग चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे गण चिन्ह बिल्कुल सही हैं, यानी कि यहाँ पे ये चिन्ह जो बताया गया है ये है तगण। उसके बाद जो चिन्ह ये इस तरह से बताया है वो है भगण। फिर इस तरह का जो चिन्ह बताया है वो है जगण। और यहाँ पे जो ये चिन्ह बताया है वो अंत में 2 गुरु वर्ण। तो यहाँ पे 3 तरीके हमने देखे हैं। लक्षण में भी 14 वर्णों को किस प्रकार से गिना जाता है ये हमने देखा है। उदाहरण के वर्णों को गिन लिया कि ये भी 14 वर्ण हैं। और जब गण चिन्ह हमने लगाए हैं, यानी कि गण चिन्ह जो हमने लगाए हैं वो भी कितने वर्णों में पाया गया है, 14 वर्णों में बताया गया है। इस प्रकार से अब ये जो 2 लाइनें बची हुई है श्लोक की वो आपको होमवर्क के अंदर लिखनी है। वसंत का छंद में लक्षण लिखना है, उसकी परिभाषा भी लिखनी है और आपको ये जो श्लोक दिया है ये भी लिखना है। और ये 2 श्लोक की जो 2 लाइनें मैंने बचा रखी है ये भी आपको करना है। इसमें गण चिन्ह लगा के आप कॉपी में करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे चेक करवाने के लिए। अब अगला छंद आता है हरिणी।
हरिणी छंद। हरिणी छंद में लक्षण क्या कहता है? न समर सलागः षड्वेदैहि हरिणी मता। न समर सलागः षड्वेदैहि हरिणी मता। परिभाषा क्या कहती है? यस्य छंदसः प्रत्यचरणे नगणः सगणः भगण मगणः रगणः सगणः लघुगुरुश्च वर्णाः भवन्ति तत् छंदः हरिणी नामः मता। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरुवर्ण होते हैं, वह छंद हरिणी नाम से जाना जाता है। शब्ददश वर्णात्मक एकस्मिन् छंदसि षष्ठे रसाः, चतुर्थे वेदाः, सप्तमे हय वर्णे च यति कार्या। 17 वर्णों के इस छंद में छठे वर्ण में रस, चौथे वर्ण में वत और सातवें वर्ण में हय वर्ण पर यति पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक पद में छठे, 10वें और 17वें वर्ण पर यति होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हरिणी जो छंद है ये कितने वर्णों का छंद हो गया है? 17 वर्णों का छंद। कितने वर्णों का छंद है? 17 वर्णों का छंद है। कितने वर्णों का छंद है? 17 वर्णों का छंद है। यहाँ पे देखिए 6, 4 और 7, 6 और 4 10, 10 और 7 17। ठीक है। अब लक्षण को भी गिन लेते हैं। लक्षण को मैं गिनने के लिए इसलिए कह रही हूँ कभी आप भूल जाएं कितने वर्णों का छंद है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा हरिणी छंद का लक्षणों उदाहरण लिखत। हरिणी छंद से लक्षणों उदाहरण लिखत। हरिणी छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। आपको वहाँ परिभाषा नहीं दी जाएगी और ना ही लक्षण दिया जाएगा, सिर्फ हरिणी छंद का नाम दे दिया जाएगा। हरिणी क्या किसी भी छंद का नाम दे दिया जाएगा और आपको फिर उसमें लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो जब आप लक्षण लिखो तो उस पर ध्यान रखना है कि हरिणी छंद मान लो 17 वर्णों का है, तो आप जब लक्षण लिखोगे तो उसको भी गिन लेना कि 17 वर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका वो लक्षण गलत पाया गया है। तो इसलिए जब भी हम करें तो उदाहरण के वर्ण और लक्षण के वर्ण अनिवार्य रूप से गिन लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे भी गिन लेते हैं। न सर, न समर सलागः, न 1, स 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। फिर षड्वेदैहि हरिणी मता, श से गिनो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ने 17 हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। यहाँ पे षड का जो ड दिया हुआ है ना, इसको नहीं गिनना है। षड का जो ये ड दिया हुआ है इसे नहीं गिनना है, इसमें हलंत लगाओ। हलंत का अर्थ होता है व्यंजन। हल संधि पढ़ते हैं हम, व्यंजन। तो ये हलंत है, इसे हमें नहीं गिनना। ये आधा माना जाता, अर्ध व्यंजन है ना। व्यंजन संधि पढ़ते हैं ना, व्यंजन संधि में जो हल होता है वो व्यंजन होता है। तो यहाँ पे ये भी आधा व्यंजन है, इसलिए इसको नहीं गिनना है। ठीक है। तो ये परिभाषा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरुवर्ण होते हैं, वह छंद हरिणी नाम से जाना जाता है। 17 वर्णों के इस छंद में 6, 4 और 7 वर्ण पर यति होती है। यानी प्रत्येक पद में छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति पाई जाती है। अब उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में भी अभिजनवतो भर्तुः सलाग्ये स्थिता गृहिणी पदे।
विभव गुरु भी कृत्येह तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयम चिरात् प्राचीवाक पशूय च पावनम मम वीर जहान त्वं वत्से सुचम गणयसि। क्या कहा है? अभिजनवतो भर्तुः, अभिजनवतो यानी कि घन चिन्ह लगाना है। तो देखिए वही प्रक्रिया चलेगी। ऋष्व है तो लघु और दीर्घ है तो गुरु, यानी छोटी मात्रा है तो लघु बन जाएगा और दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा है तो गुरु बन जाएगा। लघु की एक मात्रा होती है और गुरु की दो मात्रा होती है। ये हमें इतना ध्यान रखना है। जब भी हम किसी भी छंद को करें तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो चिन्ह लगाते हैं। अभिजनवतो, वतो तो में आ जाएगा गुरु। ठीक। भर्तु, भर्तु का जो ऊपर ये री उड़ा हुआ है ये भ में आ जाएगा तो यहाँ गुरु। त में विसर्ग है इसलिए ये भी गुरु। श्ल्याघ्य, ये ल इसके साथ जुड़ जाएगा इसलिए गुरु। ये घ भी इसके साथ जुड़ गया और यह है इसमें भी गुरु। स्थ इसमें जुड़ गया। थी अकेला बच्चा है लघु। ता गुरु। ग्र अकेला है। ही अकेला है। णी बड़ा है। फ अकेला है और दे गुरु। ठीक है। अब इनको गिन लो आप 17 हो रहे या नहीं हो रहे। ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 ने 17 हो गए। 17 वर्ण पूरे। अब अगला गण चिन्ह फिर से देखिए। विभव गुरु भी कृत्य अस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला। विभव गुरु, विभव गु, विभव गुरु बीह। भी में गुरु क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये विसर्ग दिया है। ठीक। उसके बाद कृत्यस्तः, ये तो इसमें जुड़ जाएगा तो गुरु। यहाँ पे भी ये गुरु। फिर ये इसमें जुड़ेगा तो ये भी गुरु। प इकार इसमें जुड़ेगा तो ये भी यह में भी गुरु। उसके बाद लघु। फिर प्रतीक्षण, क्षर जो दिया है ये इसमें जुड़ेगा इसलिए गुरु। फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। तो गिन लो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि ये 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, यानी कि ये घन चिन्ह भी हमारे सही है। अगला तनयम चिरात प्राचीवार्कम प्रयुष च पावनम। तनयम चिरात, फिर वही चिन्ह लगेंगे। तनयम चिरात, प्राचीवाक, प्राचीवाकम, प्रसूय, प्रसूय च पावनम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था? नगण। तो यहाँ पे 3 डंडे हो गए तो ये क्या हो गया? नगण हो गया। उसके बाद सगण पूछा है तो सगण के लिए ये सगण हो गया। फिर मगण, मगण में 3 गुरुवण होते हैं, ये मगण हो गया। फिर रगण, ये रगण हो गया। फिर सगण, तो ये सगण हो गया। लघु, एक लघु और एक गुरुवण। ये चिन्ह हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ये चिन्ह होंगे तभी हमारा जो छंद है वह सही होगा। अगला है अंतिम। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयसि। लगाते हैं चिन्ह। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयसि। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो हरिणी छंद था ये पूरा हुआ। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कितने वर्णों का छंद था? हरिणी 17 वर्णों का छंद है, जो नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लघु गुरु
के वर्ण से नाम जाना जाता है। इसमें यति छठे, चौथे और सातवें वर्ण पर होती है। अगला छंद आता है शिखरिणी। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसे रुद्रे छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। रसे रुद्रे छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। क्या कहता है? यत्र प्रत्येकस्मिन् चरणं क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण पूर्वकमन्ते च एको लघुवर्ण तदन्ते च एको गुरुवर्ण स्यात्। सप्तदश वर्णात्मक इदं छंद इति शिखरिणी। अस्मिन् छन्दसि रसेः षड्वर्णान्ते रुद्रेः एकादश वर्णान्ते च यति अर्थात विरमो भवति। यानी जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण और अंत में एक लघु वर्ण और उसके अंत में एक गुरु वर्ण हो, ऐसा 17 वर्णों वाला वह छंद शिखरिणी कहलाता है। इस छंद में 6 वर्णों का अंत में तथा 11 वर्णों के अंत में यति अर्थात विराम पाया जाता है। यति का अर्थ होता है विराम पाया जाता है। उदाहरण है जैसे पृथिव्यास्ते पुत्रास्ते पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवो सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरल दण्डो अहम तव सुतम मदीयो अयम त्या समुचि इदम तो तव सवे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते क्या होगा? पृथ्वीव्यां वैसे ही लगाने चाहिए, जैसे हमने आगे लगाए वैसे ही हो जाएगा। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बवः सन्ति सरला। यानी कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे जो श्लोकों की 3 लाइन बची हुई है ये आपको होमवर्क की कॉपी में करने हैं। जो छंद हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और आज पढ़े हैं ये सारा वर्क आपका होमवर्क की गृह कार्य की कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए और ये सब आप चेक करवाएंगे। जब भी ऑफलाइन स्कूल खुलेगा यानी विद्यालय जब भी खुलेंगी तो आपकी कॉपियाँ देखी जाएगी और रोज़ाना आपको होमवर्क जो मिलेगा उसको पूरा कंप्लीट करके आप शाम की 5 बजे तक मुझे होमवर्क चेक करवाएंगे व्हाट्सएप पर सेंड करके। आज के लिए इतना ही और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको इस वीडियो के पीछे सेंड कर दूंगी, तो आप उसको भी अच्छे से करके और मुझे होमवर्क बताएंगे। धन्यवाद।